हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल केमिस्ट्री लर्निंग मेड इजी। तो आज हम लोग आईआईटी जैम 2020 का केमिस्ट्री पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज मैं आपके बीच क्वेश्चन नंबर 20 से क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करने का या कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा। तो आइए जानते हैं पार्ट 2। तो क्वेश्चन नंबर 20 कुछ इस तरह से था, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अल्युमिनियम आयन एंड द नंबर ऑफ ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम इन दिस गिवन कॉम्प्लेक्स आर। तो यहाँ पर आपको एक अल्युमिनियम का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था और पूछा था कि जो अल्युमिनियम है उसका यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा और उसमें ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम क्या होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। मेनली यहाँ पर आपको इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर या ध्यान में रखना था। तो मैंने यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। तो जब इस स्ट्रक्चर को आप जब ड्रॉ करेंगे तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले पूछा था कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है किसी भी मेटल का या कोई सेंट्रल मेटल एटम का इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कि उस मेटल ने अपने अगल बगल जो नाइबरिंग एटम है उसके साथ कितना बॉन्ड बनाया है। तो सिंपली अल्युमिनियम सेंट्रल मेटल देखिए कितना बॉन्ड बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका क्या हो गया राइट आंसर पहला पार्ट का, दैट इज इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया। फिर पूछा था कि जो कॉम्प्लेक्स है ब्रिजिंग एटम बताइए। ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम क्या होता है? ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम वो एटम होता है जो दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में ब्रिज के फॉर्म में ब्रिज का काम करता है। देखिए बोरोन और अल्युमिनियम के बीच में ये हाइड्रोजन जो है ब्रिज का काम कर रहा है। तो आपको इस कॉम्प्लेक्स में टोटल ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम बताना था। तो ऑब्वियस है, आप इसे आसानी से देख सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स में टोटल 8 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था कि अल्युमिनियम का कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर 8 है और टोटल नंबर ऑफ ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम इसमें भी 8 है। क्वेश्चन नंबर 21, द कॉम्प्लेक्स विच डज नॉट ओबे 18 इलेक्ट्रॉन रूल इज। तो यहाँ पर आपको 4 कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछा गया है इन 4 में से वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो जब आप 18 इलेक्ट्रॉन रूल अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ए बी सी जो है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, लेकिन जो ऑप्शन डी था यहाँ पर वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करता है। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिएगा तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये जो रुथेनियम है यहाँ पर या रुथेनियम बेस्ड कॉम्प्लेक्स है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 17 ही आ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, द सॉलिड स्ट्रक्चर ऑफ HFs। तो ये एक बहुत बेसिक क्वेश्चन था। यहाँ पर आप जिसको हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रॉपर्टीज़ याद होगा वो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएगा। तो आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये HF का स्ट्रक्चर है सॉलिड स्टेट के फॉर्म में। जब HF सॉलिड फॉर्म में होता है तो कैसा दिखता है? तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसका बॉन्ड लेंथ होता है 95 पिकोमीटर और HF के बीच में जो हाइड्रोजन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन उसका बॉन्ड होता है 155 पिकोमीटर और इनका हाइड्रोजन फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है 116 डिग्री। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। तो इस हिसाब से आपको इसका आंसर पता लेना था, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, द नंबर ऑफ DD ट्रांजिशन एक्सपेक्टेड इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज। यहाँ पर आपको कॉपर का एक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ था और पूछा इसमें टोटल नंबर ऑफ DD ट्रांजिशन कितना है। तो ये बेसिकली बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन आपको आगे चलकर गेट और नेट में भी देखने को मिल सकता है। तो आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आपको पता है कॉपर जो है यहाँ पर +2 स्टेट में है और कॉपर एक D9 सिस्टम है। तो हर समय याद रखिएगा जो ग्राउंड T2G सिस्टम होता है उसका टर्म सिंबल होता है 2Eg और जो EG सिस्टम होता है उसके लिए हम लोग टर्म सिंबल यूज़ करते हैं 2T2G। तो अगर आप बात करें तो यहाँ पर आपका यहाँ से यहाँ D9 सिस्टम है तो एक ही
कॉपर मेटल का बात करें, मतलब कॉपर टू आयन का बात करें, तो यहाँ पर एक ही डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ पर लिगेंड का भी इम्पैक्ट होगा, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स कॉपर जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, तो यहाँ पर लिगेंड का भी इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका वो जो होता है एलोंगेशन और कॉम्प्रेशन के चलते यहाँ पर हम लोग टेट्रागोनल सिमेट्री अचीव करेंगे। तो इसके चलते ये जो है, ये सब जो स्टेट है EG और T2G, ये फिर से ब्रेकअप हो जाएगा, ब्रेक करेगा, ठीक है। और इसके चलते, और फिर ब्रेक होने के बाद जब आप इसको माइन्यूटली स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर टोटल 3 टाइप ऑफ DD ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो इस क्वेश्चन में जो आपको सही ऑप्शन मारना था वो था, तब बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ए में मार के आ जाते हैं। ए मतलब 1 DD ट्रांजिशन, जो गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉपर 2+ मतलब आयनिक फॉर्म में नहीं है, वो था ऑप्शन नंबर सी। तो ऑक्सी होमोग्लोबिन जो होता है, जब हमारा उस ब्लड में जो होमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा होता है तो उसको ऑक्सी होमोग्लोबिन बोलते हैं। तो वो जो होता है एक डायमैग्नेटिक सिस्टम, क्योंकि वो जो यहाँ पर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट हुआ रहता है, तो एक डायमैग्नेटिक सिस्टम है, क्योंकि उसके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब डीऑक्सी फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन वो रिलीज कर चुका होता है, तो वो डीऑक्सी होमोग्लोबिन के फॉर्म में चल जाता है। तो वो एक पैरामैग्नेटिक सिस्टम है, और आपको हर समय याद रखना है कि उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सिंपली जब आपको पता चल गया कि ऑक्सी होमोग्लोबिन डायमैग्नेटिक है और डीऑक्सी पैरामैग्नेटिक है, तो आपको उसका मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस टेम्परेचर का जो क्यूरी लॉ का जो ग्राफ था उसको याद रखना था। तो इस हिसाब से जब देखेंगे पैरामैग्नेटिक का किस तरह का ट्रेंड होता है, इस तरह का होता है। फेरोमैग्नेटिक का कुछ इस तरह का होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक का इस तरह होता है। और डायमैग्नेटिक तो पता है टेम्परेचर से कोई डिपेंडेंट नहीं होता, कांस्टेंट होता है, या बोल सकते हैं 0 मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो इस हिसाब से आप बोल सकते हैं कि डायमैग्नेटिक मतलब ऑक्सी फॉर्म का कैसा होगा ग्राफ, एकदम स्ट्रेट होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और पैरामैग्नेटिक का कैसा होगा, कुछ इस तरह के होगा, वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ वो घटता जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था क्वेश्चन नंबर 25, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ आपको एक रिएक्टेंट दिया होता मतलब कि अल्फा सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमाइड बेस्ड कार्बोनिक कंपाउंड था, उसमें एक Na मतलब कि सोडियम मिथॉक्साइड मिथनॉल दिया होता और पूछा था इसका मेजर प्रोडक्ट क्या है। तो ये मेनली बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगर आपको रिएजेंट केमिस्ट्री या नेम रिएक्शंस याद है तो इस तरह क्वेश्चन आप आसानी से जैम में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मेनली ये एक रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन था, वो मतलब बोल सकते हैं डायरेक्टली फेवरोस्की रीअरेंजमेंट था जो आपको उठ के आ गया था। तो इस तरह के रीअरेंजमेंट केमिस्ट्री को आपको मतलब कि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए अपने मतलब बीएससी के टाइम में आपको बहुत अच्छे से इसको प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। और अगर आपको रीअरेंजमेंट केमिस्ट्री या रिएजेंट केमिस्ट्री याद है, नेम रिएक्शंस याद है, तो आप सॉलिड मार्क्स उठा सकते हैं, या आप बोल सकते हैं कि आसानी से आईआईटी जैम क्रैक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करा था। तो सोडियम मिथॉक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वो क्या करेगा, अल्फा कार्बन का जो प्रोटॉन है उसको पहले एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, जो दूसरा अल्फा सेंटर है कार्बन सेंटर उसको अटैक करेगा और ये Br- बाहर निकल जाएगा। तो आपको 3 सेंटर रिंग का फॉर्मेशन होगा। अब क्या होगा कि ये जो NaOMe है, अब ये बेस का काम ना करके अब क्या करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ये क्या करेगा, जाके OMe ये कार्बोनिल कार्बन को अटैक करेगा। तो यहाँ पर ये OMe लग गया और यहाँ पर सोडियम जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करेगा। फिर ये क्या होगा, यहाँ पर रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगा। तो ये इस तरफ शिफ्ट हुआ, ये इधर हुआ, तो ये Br बाहर निकल जाएगा। तो आपका कुछ इस तरह का प्रोडक्ट दिखेगा, डबल बॉन्ड और कार्बोनिल का यहाँ फॉर्मेशन होगा। तो इस क्वेश्चन में आप फ्यूचर एग्जाम के लिए कुछ पॉइंट भी नोट डाउन कर सकते हैं, जो पॉइंट को याद रख सकते हैं। पहला कि फ्यूचर में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि इस तरह के रिएजेंट में बताओ क्या इंटरमीडिएट, तो हर समय याद रखना है आपको कार्बो एनायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है।
या आपको कहीं पर फेवोरस्की रिएक्शन का रिएरेंजमेंट का क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, आपको याद रखना है कि आपको कहीं भी मतलब डाई अल्फा सब्स्टिट्यूट डाई हाइड्रोजन बेस्ड कीटोन दिख गया और कोई बेस दिख गया तो आपको हर समय याद रखना है कि फेवोरस्की रिएरेंजमेंट का क्वेश्चन है। फिर तीसरा पॉइंट ये याद रखना है कि ये एक स्टीरियो सेलेक्टिव टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको फ्यूचर में पूछा जा सकता है, और फ्यूचर में आपको इस तरह का भी क्वेश्चन दिख सकता है। ये तो स्टेट चेन था, आपको साइक्लिक कंपाउंड के भी फॉर्म में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो इसको माइंड में बैठा लीजिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको हर समय 5 मेंबर रिंग सोचना है और उसमें एक कार्बन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा देना है। तो ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन है फेवोरस्की रीअरेंजमेंट का। क्वेश्चन 26, द रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस ऑफ 1 to 4 फॉलोज। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, आपको 4 डिफरेंट ब्रोमो बेस्ड कंपाउंड दिया हुआ है और पूछा है कि इन चारों को मतलब कि रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस के आधार पर सजाइए, हाँ कि ना। तो आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे आया था। तो एक्चुअली आपको क्या करना था, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है जितना भी बी आर है उसको रिप्लेस हटा दीजिए। तो ऑब्वियस एक कार्बोकैटायन बनेगा, सब जगह जो प्लस साइन आया उसको कार्बोकैटायन बनेगा, और जो कार्बोकैटायन बना सिर्फ उसका स्टेबिलिटी आप नोट डाउन कर लीजिए। ऑब्वियस है, आपको आप 12 से क्या BSc से क्या 12 से ही पढ़ते आ रहे हैं, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, एल्डाइलिक, बेंजाइलिक, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, हाँ कि ना। तो आप जब आएंगे तो आप पाएंगे कि जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी आप पाएंगे, यहाँ पर जो प्लस चार्ज बनेगा, यहाँ पर आपका बना, यहाँ पर बना, सबको देखें तो ये मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है क्योंकि ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, लेकिन आपको पता है ब्रिज हेड का कार्बोकैटायन सबसे अनस्टेबल होता है, तो इसीलिए इसको यहाँ पर मैंने प्रोटॉन एक्सचेंज करके यहाँ पर कार्बोकैटायन इसको आसान बनाने के लिए यहाँ पर ले आया है। ये देखिए एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, साथ साथ एलाइलिक भी है। ये कैसा है, ये भी एक 3 डिग्री है, साथ साथ ये भी आपका एलाइलिक कार्बोकैटायन, साथ साथ देखिए ये एक, जब यहाँ कार्बोकैटायन तो ये कार्बोकैटायन एरोमेटिक बिहेवियर का है, हाँ कि ना। फिर यहाँ पर आइए, ये भी देखिए, आप देख सकते हैं आपका एक कार्बोकैटायन है एलाइलिक पोजीशन में, लेकिन ये देखिए आपका एक एंटी एरोमेटिक सिस्टम हो गया, हाँ कि ना। तो अगर स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब आप बोलेंगे ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री, ये भी एलाइलिक है, ये भी एलाइलिक है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन चूंकि ये एलाइलिक के साथ आप देखिए इसके एंटी एरोमेटिक नेचर आ गया, तो इसका स्टेबिलिटी सबसे कम होगा। तो ये क्या हो गया, सबसे लास्ट में आ गया, ये सबसे फर्स्ट, ये सबसे लास्ट। अब आते हैं 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, कौन ज़्यादा स्टेबल है, ऑब्वियस है 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा, फिर ये थर्ड, ये फोर्थ। तो ऑप्शन क्या बनेगा, 3, 2, 1, 4। इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, द मोर स्टेबल स्पीसीज इन ईच पेयर ऑफ कॉन्फॉर्मर आर। तो यहाँ पर आपको मतलब कि कॉन्फॉर्मर्स का पेयर दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इन पेयर्स में कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग मेनली स्टीयरिक रिपल्सन देखते हैं, हाँ कि ना। 1, 3, 1, 4 या 1, 5 किस तरह का स्टीयरिक रिपल्सन होता है वो हम लोग देखते हैं, और उसके हिसाब से हम लोग बता देते हैं कि कौन सा कॉन्फॉर्मर ज़्यादा स्टेबल है। तो आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन। तो मैंने चुपचाप यहाँ पर सब जो ब्रांच या सब्स्टिट्यूटेड कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन पे जो ग्रुप्स लगा हुआ है उसके हिसाब से डिसाइड किया है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। तो जब इसका आप देखेंगे 1, 3 और 1, 5 जब आप रिपल्सन चेक करेंगे देखेंगे इस फॉर्म में कम रिपल्सन है एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है। सिमिलरली इसमें और इसमें देखेंगे तो इसमें आपका कम रिपल्सन है इसके रिस्पेक्ट में, और इन दोनों में अगर आप देखेंगे तो इस फॉर्म का स्टेबिलिटी ज़्यादा है इस फॉर्म से, बिकॉज यहाँ पर सबसे कम स्टेरिक रिपल्सन है। तो इस हिसाब से आपको जज करना है या पता लगाना है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक रिपल्सन किस कॉन्फॉर्मर का एनर्जी ज़्यादा है या किसका कम है। तो मैंने इस हिसाब से
जो सही आंसर आपका था वो था ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। यहाँ पर आपको एक रिएक्टेंट दिया हुआ है और उसमें दो रिएजेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज TiCl3 कॉपर जिंक एलॉय और दूसरा है HCl वाटर। और पूछा है कि ये जब रिएजेंट रिएक्ट करेगा इस रिएक्टेंट से तो वो कौन सा प्रोडक्ट होगा। तो आइए जानते हैं इसका प्रोडक्ट। तो बेसिकली TiCl3 और कॉपर जिंक एक बहुत ही कॉमन रिएजेंट है और ये मेनली एक कपलिंग रिएक्शन है जिसको हम लोग मैकमरिक कपलिंग भी बोलते हैं। तो अब ये फिर से एक नेम रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। तो मैकमरी रिएक्शन में आपको शॉर्टकट याद रखना है कि वो एल्डिहाइड कीटोन जब होगा या दो एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी होगा तो आपको सिंपली दो एल्डिहाइड या दो कीटोन का कार्बोनिल कंपाउंड को कार्बन को डायरेक्टली जोड़ देना है और उन दोनों के बीच में आपको एक डबल बॉन्ड बना देना है। सिंपल सा शॉर्टकट। देखिए ये दो रिएजेंट जुड़ गया, यहाँ पर जुड़ गया और दोनों के बीच में मैंने एक डबल बॉन्ड दे दिया। उसको कम्प्लीटली इस कार्बन को जोड़ देना है, डबल बॉन्ड देना है और बाकी सबको हटा दीजिए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मैकमरी कपलिंग। तो सबसे शॉर्टकट रास्ता। फिर आपको दिया हुआ था HCl वाटर। तो HCl वाटर मतलब कि एसिड हाइड्रोलिसिस है। तो गौर कीजिएगा आपको यहाँ पर एक दो इथरिक ग्रुप है। तो आपको पता है जब इथरिक ग्रुप का एसिडिक हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। तो चुपचाप यहाँ पर OMe को हटा के OH बना देना था। सिंपली अगर OH के जस्ट बगल में डबल बॉन्ड होगा तो आपको पता है कीटो इनॉल टेट्रामेरिज्म, ये जो इनॉलिक फॉर्म है वो कीटो फॉर्म में चला जाएगा। तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 29, फॉर द डाइएल्डर्स रिएक्शन 1 to 4 द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आप देखिए यहाँ पर आपको 4 डिफरेंट डाइएल्डर्स रिएक्शन दिए थे और बताना था कि इन चारों में का एक्टिवेशन बैरियर मतलब कि ज़्यादा से कम के क्रम में सजाओ। मतलब कौन सबसे किसका सबसे ज़्यादा एनर्जी बैरियर हो, किसका कम एनर्जी बैरियर हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉमन क्या है, रिएक्टेंट। खाली जो एरो के ऊपर रिएक्टेंट है वो अनकॉमन है। ठीक है, तो सिंपली ये जो क्वेश्चन था ये बोल सकते हैं एरोमेटिसिटी का क्वेश्चन था। तो आइए जानते हैं इसका प्रोडक्ट। तो आपको ये दो मतलब पॉइंट को याद रखना है कि जितना ज़्यादा आपका एरोमेटिसिटी होगा उसका रिएक्टिविटी उतना कम होगा। तो हम कह सकते हैं हायर द एरोमेटिक कैरेक्टर लोअर विल बी द रिएक्टिविटी टेंडेंसी। या इसको इस तरह से समझ सकते हैं, हायर द एरोमेटिसिटी हायर विल बी द एक्टिवेशन। तो एरोमेटिसिटी होता है वो एक्टिवेशन बैरियर का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चुपचाप एरोमेटिक कैरेक्टर को सजा देना था। तो रीजनल्स के हिसाब से जो एरोमेटिक कैरेक्टर का ऑर्डर होता है वो होता है थायोफीन, फिर पायरॉल, फिर फ्यूरान। थायोफीन, पायरॉल, फिर फ्यूरान। और ये तो एरोमेटिक है ही नहीं तो ये सबसे लास्ट में आ गया। तो जो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर होगा वही आपका एनर्जी बैरियर का ऑर्डर होता। आपको ये पॉइंट को हर समय याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, तो ये भी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको एक ऑर्गेनिक रिएक्शन था और यहाँ पर एरो के ऊपर रिएजेंट दिया हुआ था और आपको मेजर प्रोडक्ट बताना था। तो आइए जानते हैं इसका सॉल्यूशन। तो याद रखिए जब भी आपको IIT और NaHCO3 दिया हुआ है या हर समय याद रखिए आपको आयोडीन के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुआ है तो आयोडीन जो है वो हर समय डबल बॉन्ड से रिएक्ट करके 3 सेंटर रिंग बनाएगा। तो कुछ इस तरह का आपका रिएक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ था। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड क्या करेगा, ये जो लोन पेयर है ये इस 3 मेंबर साइक्लिक रिंग को तोड़ेगा और इसका जो अटैक होगा वो हर समय याद रखिएगा अपोजिट डायरेक्शन से होगा। मतलब कि अगर साइक्लिक रिंग नीचे की तरफ है 3 में सेंटर साइक्लिक रिंग तो जो अटैकिंग ग्रुप होगा वो ऊपर से आएगा ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ऑब्वियस है, तो ये यहाँ से आपका ऊपर से अटैक करेगा तो ये बॉन्ड नहीं तो इस तरह का आपका मेजर प्रोडक्ट आपका फॉर्मेशन होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, फॉलो एंड शेयर।